नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आसफ शेख। ग्वालियर में कांग्रेस ने एक बार फिर से सिंधिया के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस नेता के मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिंधिया पर आरोप लगाया कि महाराज ने माहौरकर के बाड़े पर अवैध कब्जा करके अधिकांश हिस्सा बेच दिया और जो हिस्सा बना है उस पर निर्माण कर अवैध वसूली की जा रही है। कांग्रेस के मुताबिक जमीन की कीमत 360 करोड़ रुपए है। कांग्रेस ने कई खुलासे करते हुए सरकार से मांग की है कि वो सिंधिया समेत सभी दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करें, नहीं तो कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। इससे पहले भी कांग्रेस सिंधिया पर भू माफिया होने का आरोप लगा चुकी है। सिंधिया जब कांग्रेस में थे तो बीजेपी के प्रभात झा और जयभान सिंह पवैया भी सिंधिया पर ऐसे ही आरोप लगाते थे, लेकिन जब से सिंधिया की बीजेपी में एंट्री हुई तभी से पूरी बीजेपी इस मुद्दे पर मौन है। बीजेपी नेताओं की नजर में महाराज श्रीमंत हो गए और कांग्रेस अब उन्हें श्री अंत कहने लगी है। हुए इस भूमि घोटाले का सीधा संबंध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13D1 से जुड़ा होकर धारा 467, 468, 471 और 420 से जुड़ा हुआ है। ईओडब्ल्यू में जो प्रकरण 10 साल पुराने थे सिंधिया जी के विरुद्ध और माननीय शिवराज सिंह जी चौहान ने शपथ लेने के तत्काल बाद पहले आदेश के रूप में उन प्रकरणों को ईओडब्ल्यू से खत्म किया था। हम शिवराज सिंह जी चौहान को भी इस आपराधिक कृत्य में शामिल होने का मुलजिम बनाए। 360 करोड़ रुपए के हुए इस भूमि घोटाले का सीधा संबंध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13D1 से जुड़ा होकर धारा 467, 468, 471 और 420 से जुड़ा हुआ है। हमारी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी से मांग है कि यदि वे उनकी विचारधारा पाक साफ है तो इन ट्रस्टियों के विरुद्ध जो सरकार के दस्तावेजों में अपराधी घोषित हैं उनके विरुद्ध प्रकरण दर्ज करें। यदि वो नहीं करेंगे तो हम सुप्रीम कोर्ट में इन भूमि घोटाले को लेकर जाएंगे। सिंधिया पर कांग्रेस के आरोपों को लेकर बीजेपी ने जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेस के पास सबूत हैं तो सरकार से विधिवत शिकायत करें और चाहें तो कोर्ट भी जा सकते हैं। बीजेपी ने कहा कि जब सिंधिया कांग्रेस में थे तब इन जमीनों की याद क्यों नहीं आई। सिंधिया जी कांग्रेस में थे तब कांग्रेस ने कुछ नहीं कहा। कुल मिला के किसी की छवि धूमिल करना ये कांग्रेस की बहुत पुरानी मानसिकता है, उसी के तहत वो काम कर रही है। कांग्रेस पर अगर कोई भी दस्तावेज वो कोर्ट में जाए, वहाँ उपलब्ध कराए, कोर्ट से निर्णय कराए, सरकार को उपलब्ध कराए। सिर्फ गाल बजाने का काम कांग्रेस को बंद करना चाहिए। और ये पब्लिक है, सब जानती है सिंधिया जी, ग्वालियर, इन सब के क्या संबंध है आपस में, सबको पहले से पता है। तो बीजेपी अब बचाव कर रही है, कांग्रेस हमलावर है। इस वक्त दो मेरे सहयोगी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। हमारे साथ ग्वालियर से शैलेंद्र सिंह भदौरिया और भोपाल से इस वक्त हमारे साथ प्रमोद शर्मा, जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, पहले मैं आपके पास आ रहा हूं। शैलेंद्र, कार्रवाई सियासी दल, नेता का चेहरा और नेता के कंधे पर किसका गमछा है, किसका पट्टा है, वो देखकर तय होती है। यही सिंधिया जब तक कांग्रेस में थे तो बीजेपी की शिकायतें ईओडब्ल्यू के पास थीं। उसके बाद जब सिंधिया चले गए बीजेपी में तो अब कांग्रेस हमलावर है, गड़े मुर्दे उखाड़कर लाए जा रहे हैं। और जब तक सिंधिया अपनी पार्टी में थे तब तक श्रीमंत थे, पाक साफ थे। बिल्कुल ठीक कहा आपने। जिस तरीके से सिंधिया जो है लंबे समय तक कांग्रेस का एक ग्वालियर चंबल संभाग ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश का एक बड़ा चेहरा रहे। उस समय बीजेपी के तमाम बड़े नेता प्रभात झा से लेकर जयभान सिंह पवैया या कुछ और भी जो नेता हैं वो दस्तावेज पेश करते थे। जिस तरह से अभी फिलहाल कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस बीजेपी की तरफ से होती थी, चाहे वो गुना में हो, शिवपुरी में हो और ग्वालियर में हो। वो दस्तावेज दिखाए जाते थे और कहा जाता था कि देखिए इतने करोड़ की ज़मीन जो है वो इनके परिवार के द्वारा हत्या ली गई, उस पर कब्जा कर लिया गया और जो है सरकार कार्रवाई नहीं कर रही है। हालांकि उस समय बीजेपी की सरकार थी, तमाम तरह की जो शिकायतें भी हुई। जो 3 शिकायतों या 4 शिकायतों की जो बात कांग्रेस कर रही है वो शिकायतें उसी समय की हैं। ईओडब्ल्यू में शिकायतें हुई थी, लेकिन जिस तरीके का कांग्रेस का ये आरोप है कि जैसे ही मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार आई, चूंकि उस समय तक सिंधिया जो है वो बीजेपी का दामन थाम चुके थे और यही कारण है कि उन सारी शिकायतों को बंद कर दिया गया, यानी बिल्कुल खत्म कर दिया गया। उसके याचिकाकर्ता जो हैं वो कुछ लोग ग्वालियर के भी और उनका भी यही कहना है कि वो याचिकाएं बंद कर दी गई और पूछने पर भी नहीं बताया गया कि
आखिर याचिकाएं जो शिकायतें थी वो बंद क्यों हुई हैं। हालांकि इसको लेकर ग्वालियर हाईकोर्ट में एक याचिका भी यहाँ पर लगी हुई है। इसके अलावा कांग्रेस लगातार जो है वो दस्तावेज पेश कर रही है, मीडिया के सामने दस्तावेज पेश कर रही है और कह रही है कि इस पूरे प्रकरण में शिवराज सिंह चौहान भी लगातार चुप्पी साधे हुए हैं, जबकि 15 साल जब उनकी सरकार रही तब उनके ही नेता उन सिंधिया पर आरोप लगाते थे, लेकिन अब क्यों चुप हैं। तो ऐसे में कांग्रेस के जो नेता हैं के मिश्रा, उनका साफ तौर पर ये कहना है कि इस पूरे भूमि घोटाले में कहीं ना कहीं शिवराज सिंह की जो मौन स्वीकृति है उससे ये अंदाजा लगा सकता है कि वो भी इस मिली भगत में शामिल हैं। वो कह रहे हैं कि जिस जमीन का वो उन्होंने आज हवाला दिया कि उस बाड़े के इलाके में लगभग 360 करोड़ रुपए की जमीन जो है वो सिंधिया परिवार के द्वारा अपने देवस्थान ट्रस्ट के नाम कराई गई और बाद में उसको बेच भी दिया गया और कुछ जमीनों पर निर्माण करा के उसको अभी व्यावसायिक तरीके से उसको किराए पर भी दिया गया है। वो कह रहे हैं कि इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए और यदि ऐसा नहीं होता है तो मजबूरन उन्हें सुप्रीम कोर्ट की शरण लेनी पड़ेगी। लेकिन जो सवाल कल तक बीजेपी करती थी, जो कांग्रेस करती थी, वो अब सवाल बीजेपी कर रही है। वो कह रही है कि आपकी पार्टी में इतने लंबे समय तक रहे, आप 15 महीने आप अभी सरकार में भी रहे, तो आपने सिंधिया के खिलाफ क्यों मोर्चा नहीं खोला, क्यों उनकी इस दौरान भी कुछ जमीनें उनके नाम हुई तो आपने क्यों उनको मौन स्वीकृति दी। और यदि आपके पास विधि संगत दस्तावेज हैं तो आप विधिवत उसकी शिकायत कीजिए, एजेंसी में शिकायत कीजिए, सरकार से शिकायत कीजिए और यदि आपके पास पर्याप्त दस्तावेज हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाइए, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। उनका साफ तौर पर बीजेपी का ये कहना है कि ये आरोप जो है वो पूरी तरीके से राजनीतिक है, क्योंकि चुनाव का माहौल है। सिंधिया इस अंचल का एक बड़ा चेहरा कांग्रेस के थे, वो उनका साथ छोड़कर बीजेपी में चलेगा और यही कारण है कि कांग्रेस जो है वो बौखलाई हुई है और सिंधिया पर लगातार हमलावर है। जी शैलेंद्र, लौट रहा हूं मैं आपके पास। प्रमोद, ये बीजेपी कांग्रेस की सियासी मजबूरी है, आने वाले चुनाव का दबाव है, क्या है ये? देखिए, ये सत्ता की लड़ाई है और आगामी उपचुनाव है और उपचुनाव में देखिए बहुत सी ज़्यादातर सीटें वो हैं जो सिंधिया समर्थक संभावित प्रत्याशी हो सकते हैं। वहाँ पर देखिए सिंधिया के नाम पर कांग्रेस में जब हुआ करते थे सिंधिया, तब उनके नाम पर वहाँ से ये सीटें कांग्रेस की झोली में आई थी। अब देखिए ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आ गए और कांग्रेस इन्हीं उपचुनाव वाली सीटों पर घेरने के लिए सिंधिया के खिलाफ जो है रणनीति बना रही है और रणनीति भी देखिए हर दिन नई नई जो है सिंधिया के खिलाफ हमले बोल रही है कांग्रेस और साफ तौर पर उपचुनाव में देखिए फायदा लेना चाहती है। प्रदेश की देखिए सत्ता कांग्रेस के वापस हाथ में आ जाए और जनता के बीच में ये जो कभी जमीन घोटाला तो कभी जमीन पर अवैध निर्माण, सिंधिया से जुड़े नामों का उजागर करना कांग्रेस की तरफ से, मतलब साफ है जो सिंधिया की प्रभाव वाली सीटें हैं वहाँ पर जो आम जनता है उसके बीच में ये मैसेज पहुँचाना कि सिंधिया इस तरीके के काम करते हैं, मतलब साफ है। देखिए आगामी उपचुनाव में कांग्रेस फायदा लेना चाहती है और यही वजह है कि सिंधिया कांग्रेस के इस समय निशाने पर है और यही वजह है कि कांग्रेस लगातार हमलावर है और ये बिल्कुल सत्ता की लड़ाई है। पहले जब बीजेपी सिंधिया पर निशाना साधा करती थी क्योंकि सिंधिया कांग्रेस में थे, अब वही काम कांग्रेस कर रही है और ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में है। मैं लौट रहा हूं आपके पास प्रमोद। शैलेंद्र, आप भी हमारे साथ बने रहें। उधर मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर उपचुनाव की जंग से पहले कांग्रेस लगातार दावे और वादे कर रही है। एमपी कांग्रेस ने चुनावी प्रचार के बीच सोशल मीडिया पर नया पोस्टर जारी किया है जिसमें 30 दिन बाद दोबारा कांग्रेस सरकार बनने का दावा किया गया है। इन पोस्टर्स में कमलनाथ के अलावा किसी दूसरे नेता को जगह नहीं दी गई है। इससे पहले कांग्रेस ने वचन पत्र में तमाम वादे किए हैं। कांग्रेस को भरोसा है कि इन वचन पर वोटर भरोसा करेगा, जिसके बाद वो वापस सत्ता में आएगी। तो चूंकि आज 3 अक्टूबर है और ठीक एक महीने बाद यानी 3 नवंबर को मध्य प्रदेश में 28 सीटों के लिए मतदान होना है और उसके ठीक एक हफ्ते बाद 10 नवंबर को मतों की गणना होनी है, यानी कि गिनती होनी है, नतीजे आएंगे। लेकिन ये पोस्टर देखिए, 30 दिन बाद दोबारा बनेगी कांग्रेस सरकार। इसमें खास बात है कि मध्य प्रदेश का नक्शा है, उस पर कांग्रेस के लोगो यानी कि पंजे का निशान है और सिर्फ कमलनाथ ही उसमें नजर आ रहे हैं। 30 दिन में सरकार बनाने के कांग्रेस के दावे पर एमएसएमई मंत्री ओम प्रकाश सखलेचा ने निशाना साधा है। सखलेचा ने कहा कि दिन में सपना देखना एक अच्छा उद्योगपति की पहचान है। वहीं कांग्रेस के दावे पर चुटकी लेते हुए बीजेपी सांसद राकेश सिंह ने कहा कि कांग्रेस को मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने से कोई नहीं रोक सकता। दिन में सपना देखना एक अच्छे उद्योगपति की पहचान है। वो एक अच्छे उद्योगपति हैं
थे और रहेंगे। वो जन नेता बनने का उनका मौका जो उनको तकदीर से मिला था, या उनने अपनी जो झूठे आश्वासन वादे देके प्राप्त किया, वो प्रकृति ने उनसे वापस छीन लिया। वो वापस ऐसे ही सपनों की कोशिश। मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने से कोई उनको रोक नहीं सकता। अगर वो सपनों में जीना चाहते हैं तो जिएं। इसके लिए उनको अपने पिछले 15 महीने के कार्यकाल को याद करना होगा, और वो 15 महीने का कार्यकाल मध्य प्रदेश की जनता को आज भी डरा रहा है, और इसलिए मध्य प्रदेश में कोई भी इस बात को मानने को तैयार नहीं है। सभी ये मान रहे हैं शिवराज जी की नेतृत्व वाली ये सरकार और भी अधिक ताकत के साथ में 40 दिनों के बाद फिर से आने वाली है। तो ओम प्रकाश सखलेचा एमएसएमई मंत्री और पूर्व भाजपा अध्यक्ष, इसके साथ साथ जबलपुर से बीजेपी के सांसद राकेश सिंह कह रहे हैं मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं, देखने दीजिए, कोई गुरेज नहीं है। मेरे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भोपाल से प्रमोद और ग्वालियर से शैलेंद्र इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ हैं। शैलेंद्र, मुंगेरी लाल के हसीन सपने बीजेपी बता रही है कांग्रेस के नए सोशल मीडिया पोस्टर को। कांग्रेस के लिए चुनौती यह है, महीने भर का वक्त बाकी है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि 28 में से 28 क्लीन स्वीप करना है अगर सरकार में वापसी करनी है। इसीलिए जनता को यह संदेश देने की कोशिश कि वोट आप हमें दीजिए, हम पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हैं। देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि वो शायद यही मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे तो राजनीति में कोई भी चीज़ें ऐसा नहीं कह सकते कि ये हो नहीं सकता है, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस का जो लक्ष्य है वो बहुत दूर नज़र आ रहा है, क्योंकि 28 की 28 सीटें जीतनी हैं और लगभग 5 से 6 महीने की मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार भी हो गई और बीजेपी के तमाम जो बड़े नेता हैं वो प्रचार कैंपेन में भी लगे हुए हैं। और प्रचार कैंपेन की अगर तुलनात्मक अध्ययन करें, खासकर ग्वालियर चंबल संभाग का, तो कांग्रेस जो है काफ़ी पीछे नजर आ रही है बीजेपी के। भले ही वो प्रत्याशी घोषित कर चुके हों, लेकिन जमीनी स्तर पर उनके जो बड़े नेता पहुंचने चाहिए थे वो नहीं पहुंचे। केवल एक दौरा, जो बड़ा दौरा कमलनाथ का है, वो इस अंचल में होता है, वो भी केवल ग्वालियर में रोड शो के तौर पर होता है। यानी जो विधानसभा बार उनको पहुंचना चाहिए थे वो अभी तक नहीं पहुंचे। हालांकि वो कह रहे हैं कि हमारे प्रत्याशी, हमारे स्टार प्रचारक हैं, वो वही लोग अपने अपने स्तर पर लगे हुए हैं, वो बात ठीक है। लेकिन जो बड़े, जिस तरीके से अगर आप 28 सीटें जीतने की बात कर रहे हैं तो आपके तमाम बड़े नेताओं का डेरा जो है वो ग्वालियर चंबल संभाग में होना चाहिए था, क्योंकि जो 16 सीटें हैं वो इस अंचल की सीटें हैं और वो ये सारी वो सीटें हैं जिन पर 2018 में कांग्रेस ने एक बड़े मार्जिन से बीजेपी को परास्त किया था। तो ऐसे में भले ही सिंधिया चले गए हों, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस को ये सोचना चाहिए था कि उनका अपना वोट बैंक होगा, उसको तो कम से कम सहेज कर रखा जाए। तो भले ही वहां से भोपाल से बातें होती हैं, ग्वालियर में बैठे नेता बयान देते हैं, लेकिन जमीनी धरातल पर वो नेता नजर नहीं आते हैं। और इसी को लेकर बीजेपी जो है वो कॉन्फिडेंट नजर आ रही है, चाहे अमरती देवी के बयानों को देखें या फिर दूसरे नेताओं की बात करें। वो भले ही 28 सीटें बीजेपी जीतने की बात करती है, लेकिन वो जानती है कि उन्हें 10 से 12 सीटें भी यदि मिल गई तो वो आराम से सरकार में आ जाएंगे, क्योंकि उनके पास इतना बहुमत है, वर्तमान में इतने लोग हैं कि वो आराम से सरकार चला लेंगे। लेकिन बीजेपी ये बात भी जानती है कि कांग्रेस को कतई हल्के में नहीं लिया जाना है और अधिक से अधिक सीटें जो है वो न केवल इस अंचल की बल्कि जो 28 सीटें उसमें से जीत के लानी है, क्योंकि जितनी ज़्यादा सीटें आपके पास होंगी उतना ज़्यादा आपके पास बहुमत होगा और उतनी अच्छी तरीके से आप सरकार चला पाएंगे। तो बीजेपी अपने मिशन पर लगातार लगी हुई है, वो भी मिशन 28 की बात कर रहे हैं, कांग्रेस भी मिशन 28 की बात कर रही है। लेकिन कांग्रेस का जो कॉन्फिडेंस है केवल वो बातों में नजर आ रहा है, जमीनी धरातल पर नजर नहीं आ रहा है। ये कॉन्फिडेंस तो आसिफ उस समय भी था जब जो विधायक थे बेंगलोर में थे, जब भी हम सीएम हाउस के बाहर खड़ा हुआ करते थे, जब भी कोई नेता निकलता था मुस्कुराकर ये कहता था सब कुछ ठीक ठाक है, फ्लोर टेस्ट होने दीजिए, हम बहुमत में हैं। तो लगातार ये बातें वो करते रहते थे। शायद ये जो जमीनी कार्यकर्ता है उसका मोरल बूस्ट करने के लिए जो प्रत्याशी हैं उनको एक वो संजीवनी मिलती रहे कि हमारे नेता जो हैं वो पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट है कि सरकार आनी है, और जनता के बीच भी ये मैसेज जाता रहे कि कमलनाथ जो है वो पूरे दमखम से लगे हुए हैं। बात तो ठीक है, लेकिन कार्यकर्ता इतना भी बोला नहीं है कि सरकार जाने के वक्त आप कहते रहे कि हम नंबर शो कर देंगे, हमारे पास सब कुछ है, और उसके बाद फिर सरकार चली गई और अब एक बार फिर कार्यकर्ता में जोश भरा जा रहा है। हालांकि बड़े नेताओं का काम है ये, लेकिन कार्यकर्ता अगर इसी संदेश से अगर खुश होने वाला है या उसमें स्फूर्ति ऊर्जा भर जाएगी और वो लग जाएगा चुनाव में, तो इसके लिए तो कांग्रेस को शुभकामनाएं। मैं प्रमोद आपके पास आ रहा हूं और प्रमोद आपसे एक सवाल, जमीनी हकीकत और पोस्टरबाजी दोनों में फर्क है।
बिल्कुल, देखिए बहुत ज़्यादा फ़र्क है। और इस समय देखिए हम लगातार देख रहे हैं कि लगातार जो कमलनाथ की सोशल मीडिया की टीम है और कांग्रेस की जो टीम है सोशल मीडिया की, वो लगातार हमलावर है। देखिए ये जो सोशल मीडिया पर ये जो पोस्टर वायरल हो रहा है उसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि हम 30 दिन बाद दोबारा सरकार बनाएंगे। देखिए बीजेपी इस पर निशाना साध रही है। वही दूसरी ओर बीजेपी की तरफ से राकेश सिंह कह रहे हैं कि ये 30 दिन बाद ये जो पोस्टर कांग्रेस का वायरल हो रहा है कि दोबारा सरकार बनाएंगे, तो राकेश सिंह कह रहे हैं कि हम मजबूती से 40 दिन बाद सरकार में वापस लौटेंगे। देखिए दोनों ही पार्टियां दम भर रही हैं। एक कह रही है कि हम 30 दिन बाद दोबारा सरकार बना लेंगे, एक कह रहे हैं हम 40 दिन बाद मजबूती से वापस लौटेंगे। लेकिन देखिए मतदाता के मन में क्या है वो अभी किसी को पता नहीं, दम दोनों भर रहे हैं। फिलहाल देखिए दोनों ही पार्टियां हैं वो अपने अपने कार्यकर्ता एनर्जी के साथ काम करते रहे, उनमें नई ऊर्जा बनी रहे, और जो उम्मीदवार हैं वो भी देखिए पूरी भरपूर ऊर्जा के साथ काम करें। और यही वजह है कि दोनों ही पार्टियां अपने अपने कार्यकर्ताओं में एक अच्छा मैसेज देने के लिए इस तरीके के सुगुफे छोड़ रहे हैं। बहरहाल देखिए ये प्रदेश की सत्ता की लड़ाई है और प्रदेश में आगे सत्ता का जो सिंहासन है उस पर क्या बीजेपी लगातार काबिज रहेगी या फिर कांग्रेस आएगी, ये उपचुनाव बाद स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन देखिए एक तरफ बीजेपी के बयान जिसमें कहा जा रहा है कि हम मजबूती के साथ लौटेंगे, दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर कांग्रेस का पोस्टर जिसमें कमलनाथ का फोटो लगा हुआ है और कहा जा रहा है कि हम 30 दिन बाद दोबारा सरकार बनाएंगे। लेकिन देखिए ये फैसला भविष्य में होगा फिलहाल, लेकिन दोनों ही पार्टियां अपने अपने कार्यकर्ता और उम्मीदवारों में नई एनर्जी लाने का काम कर रहे हैं। बहरहाल ये भविष्य बताएगा, फिलहाल देखिए भविष्य बताएगा। लेकिन पोस्टर जो फिलहाल बता रहा है वो ये कि देखिए इसमें किसी को कोई शक सुबह नहीं है कि अगर सरकार कांग्रेस की बनती है तो मुख्यमंत्री कमलनाथ होंगे, ये किसी को इसमें कोई शक नहीं है, कोई दो राय नहीं तो दो मत नहीं। लेकिन कमलनाथ के साथ किसी और नेता को इस पोस्टर में शामिल ना करके शायद कांग्रेस ये भी संदेश देना चाहती है कि कहीं किसी तरह की फूट, कोई मनमुटाव है उपचुनाव से पहले, कांग्रेस उसे अफोर्ड नहीं कर पाएगी, अभी सक्षम नहीं है फिलहाल। इसी वजह से सिर्फ और सिर्फ कमलनाथ को ही पोस्टर में जगह दी गई है, क्योंकि सिंधिया के जाने के बाद नंबर 2 पर कौन रहेगा या कौन बड़ा नेता के तौर पर उभर रहा है उसमें किसी तरह का द्वंद्व नहीं होना चाहिए, वरना कई नेताओं के चेहरे इसमें लगाए जा सकते थे। खैर बहुत शुक्रिया शैलेंद्र आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रमोद आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मेरे सहयोगी शैलेंद्र ग्वालियर से और प्रमोद भोपाल से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए थे। उधर भोपाल में बीजेपी मुख्यालय में ब्यावरा से पहुंचे बीजेपी नेताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। बीजेपी के संभावित प्रत्याशी नारायण सिंह पवार के विरोध में हंगामा किया और नारायण सिंह पवार की जगह नए चेहरे को टिकट देने की मांग की। 2018 चुनाव में नारायण सिंह पवार कांग्रेस प्रत्याशी गोवर्धन दांगी से बेहद कम वोट से हारे थे, इसीलिए संभावना जताई जा रही है कि नारायण सिंह पवार को उपचुनाव में टिकट मिल सकता है। आपको बता दें कि ब्यावरा सीट कांग्रेस विधायक गोवर्धन दांगी के निधन के बाद खाली हुई है। पहले जो टिकट दिया था नारायण सिंह पवार साहब को, वो चुनाव हार चुके थे, इसलिए नया चेहरा मांग रहा है कि नया चेहरा रहेगा, काम करेगा, भारतीय जनता पार्टी फिर चुनाव जीतेगी, इसलिए नया चेहरा। काम नहीं किया था इन्होंने? नहीं, काम किया, बहुत काम किया उनका कार्यकाल भी अच्छा रहा सर। तो फिर विरोध क्यों कर रहे हैं? अब नया चेहरा मांग रहे हैं, उनका कार्यकाल पूरा हो गया। नए चेहरा की मांग है। ब्यावरा की पब्लिक, युवा जनता उनसे संतुष्ट नहीं है। उनको टिकट मिला था, अभी वो हार चुके हैं और अभी उनका सुनने में आ रहा है टिकट वगैरह मीडिया वगैरह पे नाम सुना है, इसलिए हमने नए चेहरा की मांग की। वैसे भी नुकसान ही है हमारा क्षेत्र का, तो वैसे भी नुकसान वो अगर वो किसी कार्यकर्ता को पब्लिक के साथ उनकी वो ठीक नहीं है, विचारधारा है उनकी, जो भी जाते बदतमीजी से बात करते, वो गाड़ी के कांच लगा के निकल जाते, कांच भी नहीं खोलते जनता के लिए। गाड़ी में कांच लगा के निकल जाते, कांच भी नहीं खोलते जनता के लिए। राम राम तो करना चाहिए।
भारतीय जनता पार्टी में हर कार्यकर्ता को अपनी बात कहने का अधिकार है और राजगढ़ भोपाल से अब बहुत दूर नहीं है। पूरे कार्यकर्ताओं ने शिवराज सिंह चौहान जी और भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद के नाम से कार्यालय को गुंजायमान किया है। आपने स्वयं ने सुना है और हमारा पूरा विश्वास है कि जो भी इनकी बात है कार्यालय तक जाएगी, पार्टी अध्यक्ष तक जाएगी, लेकिन जो भी निर्णय भारतीय जनता पार्टी का होता है उसको सदैव भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता स्वीकार करके केवल कमल के फूल के लिए काम करता है।